नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है सीडीपी के क्लास बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्लास नंबर 7 में। और इस क्लास में दोस्तों हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलिए क्लास नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। और दोस्तों आप लोग भी इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस क्लास पर कि 30 में से आपके स्कोर कितने हैं। 15 प्लस है, 20 प्लस है या 25 प्लस है। गला थोड़ा सा आज आपको लग रहा होगा, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह आप लोग पिछली क्लासेस की तरह इस क्लास को भी अच्छे तरीके से आप लोग अटेंड करेंगे। पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वह एक किस अवस्था से या किन विशेषताओं का अध्ययन कहला जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है वह गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन कहलाता है। जहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है। हर एक भाई ने गृहिणी यहाँ पे कमेंट करेंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का है। देखिए बाल मनोविज्ञान की बात की जाती है तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य स्थान होता है वह किसका होता है। सभी यहाँ पे कमेंट करेंगे, सभी फीडबैक करेंगे। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप लोग, आई होप आप लोगों को ज़रूर पता होगा। अपने पिछले क्लासेस के जो भी शिक्षक भर्ती के पेपर हैं उनको ज़रूर प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर किया होगा, तो ये प्रश्न आपको ज़रूर मिला होगा। तो इस प्रश्न को आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ये हम आपके लिए मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र का मुख्य स्थान किसका होगा, बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का होगा। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की कि निरीक्षण विधि में किया जाता है। देखिए निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, यह व्यवहार विश्लेषण का किया जाता है। सभी कमेंट करिएगा। निरीक्षण विधि में दोस्तों क्या के, देखिए निरीक्षण की बात कर रहे हैं। निरीक्षण करेंगे तो मतलब क्या करेंगे, दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन कर रहे हैं। निरीक्षण करने जा रहे हैं मतलब दूसरे के व्यवहार का आप लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आप लोगों के फोर्थ ऑप्शन स्क्रीन पर दिया गया है कि केस स्टडी विधि या केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं दिया गया है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह विधि बहुत जटिल होती है, यह सरल और सस्ती होती है, यह कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो केस अध्ययन या केस स्टडी विधि के संबंध में क्या सही नहीं दिया गया है। दोस्तों सभी जानते हैं यह एक वैज्ञानिक विधि है, यह सरल और सस्ती विधि है और यह कारण का पता लगा कर समस्याओं का निदान करती है। यानी यह विधि जटिल जो है यह हमारे केस अध्ययन या केस स्टडी विधि के संबंध में आपका सही नहीं दिया गया है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न था, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है कि बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है, रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, केस स्टडी या प्रयोगात्मक विधि। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक भाई बहन गृहिणी का जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है दोस्तों। तो बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक जो विधि है, देखिए बालक की किसकी बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत अध्ययन की बात कर रहे हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत अध्ययन की बात कर रहे हैं अर्थात हम किसकी बात करेंगे, केस स्टडी विधि की बात करेंगे। छठवां प्रश्न है, कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। हमेशा आप लोग देखते होंगे, आप भी, हम भी इस समय इस अवस्था से गुजर चुके हैं और आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं तो आप जानते होंगे कक्षा में एक शरारती जो बालक होता है अन्य छात्रों को हमेशा परेशान करता रहता है।
तो एक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आप जो है उसकी समस्या का कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए आपको, अध्यापक के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें सर्वेक्षण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, प्रयोग विधि या पर्यवेक्षण विधि। तो दोस्तों एक अध्यापक अध्यापिका होने के नाते उसकी समस्या का कारण जानने हेतु आप व्यक्तिगत अध्ययन विधि का प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न दिया गया है कि किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकी हो जाएगा, ये दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक विधि हो जाएगी। सभी नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। हर एक कमेंट, हर एक फीडबैक आपका यहाँ पे सर्वोपरि है, फीडबैक आपका सर्वोपरि है। तो कोई भी बच्चा वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम जो तरीका होता है वह दोस्तों आपका हो जाता है, वह कहलाता है विकासात्मक विधि। जी हाँ, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास, देखिए वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका वह विकासात्मक विधि हो जाएगा, क्योंकि विकास का संबंध विकास से ही होता है। 8वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। जब विकासवादी समान परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है। देखिए बात कर रहे हैं विकासवादी समान परिवर्तनों की बात कर रहे हैं, और इसमें जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है तो उसको हम किस रूप से जाना जाता है ये आपको बताना है। निर्देशात्मक विकास, भावसूचक या आइडियोग्राफिक विकास, अनौपचारिक विकास या औपचारिक विकास। देखिए दोस्तों विकासवादी समान परिवर्तनों के अध्ययन में ना ही औपचारिक और औपचारिक दोनों का आपका यहाँ पर कोई मोल नहीं, ना कोई मान्य है। यानी कि जब विकासवादी समान परिवर्तन अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है, तो इसे निर्देशात्मक विकास के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट है, इसलिए आपका निर्देशात्मक विकास हो जाएगा। 9वां प्रश्न दिया गया है कि एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों को अध्ययन के रूप में जाना जाता है। देखिए एक निर्धारित समय अवधि और सभी बच्चों को अध्ययन के लिए किस रूप में, ये किस नाम से जाना जाता है। अनुदैर्ध्य की बात करेंगे, प्रतिद्वंदात्मक की बात करेंगे, अक्षांशीय की बात करेंगे, प्रायोगिक की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। हम बात करें अनुदैर्ध्य की बात कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर रहे हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। स्वास्थ्य पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है, इसका प्रभाव क्लास पर भी आपको साफ तौर पर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम क्लास कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है और एग्ज़ाम के पहले सभी क्लासेस कंप्लीट करना है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट करना है और टोटल 150 का 10 मॉडल पेपर करना है। जी हाँ दोस्तों, यानी टोटल आप कह सकते हैं 150 प्रश्नों का प्रत्येक मॉडल पेपर रहेगा जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग रहेगा, या कह सकते हैं आपका सिंपल पेपर होगा। चलिए 10वां प्रश्न है, वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है, वह आपकी मिश्रित विधि है, अनुदैर्ध्य विधि है, क्रॉस अनुभागीय विधि है या आपकी विस्तारित विधि है। तो दोस्तों ऐसी विधि जिसमें व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए क्या है, समान व्यक्ति का प्रेक्षण और मापन करते हुए अध्ययन करना, तो ये कहला जाएगा आपका अनुदैर्ध्य विधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना अपना फीडबैक बता सकते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है। मनोविश्लेषण, तुलनात्मक होती है, विकासीय होती है, ये दोस्तों सांख्यिकी विधि होती है। सभी कमेंट करेंगे। तो कोई बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि जो होती है वह विकासीय विधि होती है। ये हम प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, बाकी हमारा क्वेश्चन भी सेम है और आंसर भी सेम है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कहलाता है। यह बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, इनमें से 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ये भी बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ये भी आपके बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कहलाएगा। और व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन, ये भी हो जाएगा। अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है, यह सिद्धांत क्या है? यानी सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, यह सिद्धांत लेमार्क का है, हरिसन का है, डार्विन का है या मैकडूगल का है? देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं तो यह कथन आपके डार्विन का कथन हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका परिवार है, टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है और आपका कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है। बात करेंगे दोस्तों हमने प्रश्न की कि इनमें से किसी विधि का उपयोग जो है किसी व्यक्ति के व्यवहार का उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है। हम बात कर रहे हैं अवलोकन विधि की, प्रयोगात्मक विधि की, सर्वेक्षण विधि की, या बात कर रहे हैं केस स्टडी विधि की? सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों ऐसी विधि जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के व्यवहार और उसकी समग्रता में अध्ययन करने के लिए किया जाता है वह कहलाती है केस स्टडी विधि की बात करेंगे, केस अध्ययन विधि की बात करेंगे। 15वां प्रश्न है, इसके बाद 15 प्रश्न और करेंगे। टोटल 30 नंबर की क्लास होती है, क्योंकि सभी को पता है बाल विकास में 30 प्रश्न का पूछा जाता है और 30 में से कम 28 मार्क्स लाना है। तो हर एक क्लास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है। क्या है? अध्ययन को लागू करने के लिए ही अध्ययन किया जाता है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है। अब वह 2 अवसर कौन कौन से हैं? विस्तारित अनुदैर्ध्य वृद्धि, अनुदैर्ध्य वृद्धि, क्रॉस अनुभागीय विकास या मित अनुदैर्ध्य की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अध्ययन को लागू करने के लिए अध्ययन किया जाता है जिसमें कुछ व्यक्तियों को कम से कम 2 लगातार अवसरों पर मापा जाता है, वह हमारा कहलाएगा डी ऑप्शन। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी सर्वेक्षण, आत्मनिरीक्षण, केस स्टडी या अवलोकन की बात करेंगे। तो व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की जो पद्धति कहलाएगी वह हमारी क्या कहलाएगी? अवलोकन की बात करेंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, ये कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव और नकारात्मक प्रश्न है। देखिए, आपने पढ़ा होगा, कंसेप्ट की क्लास की बात करेंगे या बुक में आपने कंसेप्ट जरूर पढ़ा होगा कि विकास के सिद्धांत के बारे में। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यही आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, आपने पढ़ा होगा निरंतरता, विविधता, एकीकरण, ये तीनों जो है सिद्धांत विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन विशिष्ट से समान क्रियाओं का सिद्धांत यह आपके विकास का सिद्धांत नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को तथा फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह उदाहरण वृद्धि और विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता के सिद्धांत को, एकीकरण के सिद्धांत को, समान से विशेष के सिद्धांत को या व्यक्तित्व विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। तो एक बालक जो पहले पूरे हाथ से फिर उंगलियों को तथा फिर उंगलियों और एक हाथ चलाना सीखता है, यानी एक एक क्रम के बाद फिर सभी एक साथ चलाना सीखता है, तो वह हमारा क्या कहलाया जाएगा? यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, विकास के सिद्धांत इसमें भी पूछा जा रहा है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में से प्रभावित नहीं करता है। देखिए, जो विकास होता है, मान लीजिए कोई बालक है, हमारा ही जो विकास है, हमारे बच्चों का जो विकास है वह सार्वभौमिक और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया नहीं होता है, इसलिए यह सिद्धांत हमारा नहीं होगा। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवृत्त होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा बी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती है, व्यक्ति जो है अलग अलग गति से
विकास करता है। देखिए दोस्तों, विकास का सिद्धांत किसी जो है सटीक गति और प्रकृति जो है जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये बिल्कुल आपका गलत है। कोई बच्चा बालक बालिका का जन्म से उसके सटीक गति और प्रकृति पर जो है निर्धारित हो जाए, तो ये कथन जो है विकास का सिद्धांत नहीं होगा। बाकी जो दिए गए हैं ए, बी और डी ऑप्शन, ये हमारे विकास के सिद्धांत हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, 20 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात करेंगे 10 प्रश्न और की, और इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ भी रहे होंगे, और इस क्लास को आपने लाइक भी अवश्य कर लिया होगा। शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों या अंगों की और विकास दर्शाता है। विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्यवाय विकास के सिद्धांतों को या सोपनी विकास के सिद्धांतों को। सभी कमेंट कीजिएगा। तो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगों की और विकास जो दर्शाता है वह हमारा कहला जाएगा दोस्तों मध्यवाय विकास के सिद्धांत की बात करेंगे। हो सकता है प्रश्न बहुत कम आपने फेस किया हो आपके सामने, या आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के टाइम पर ना आपके क्वेश्चन पर यह ना आया हो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। हर एक क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पर आने की चांसेज है। अगला प्रश्न है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित में से किस नियम को अनुसरित करता है? देखिए, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति तो करता है, लेकिन कुछ अवधि होती है जो समायोजन के लिए विराम भी करता है। वह आपको बताना है। यह जो नियम है किस पर अनुसारित करता है? समन्वय के सिद्धांत को, निरंतरता के सिद्धांत को, चक्राकार प्रगति के सिद्धांत को या समान प्रतिमान के सिद्धांत को। तो ये दोस्तों हमारा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत कहला जाएगा, क्योंकि कुछ अवधि समायोजन के लिए विराम करता है, फिर धीरे धीरे फिर वही आपका प्रगति विकास करता रहता है, इसलिए चक्राकार प्रगति सिद्धांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से विकास का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर गलत दिया गया है? कि विकास के व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। विकास में जो है व्यक्तित्व विभिन्नता होती है। विकास संयोगों का परिणाम है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह पूर्व कथनीय है। देखिए, सभी जानते हैं कि विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताएँ होती हैं। हर एक बालक की भी जो बालिका की विकास होती है सबके अलग अलग प्रकार से होती है, और यह सतत प्रक्रिया होती है। यह पूर्व कथनीय भी है, लेकिन विकास संयोगों का परिणाम है। यह कथन दोस्तों विकास के संदर्भ में गलत दिया गया है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न कि प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात प्रत्येक जो अधिगमकर्ता होता है वह अद्वितीय होता है। मतलब इसको अगर अर्थ में समझें, अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों के समान नहीं होते। अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होता, और ना ही वो उभयनिष्ठ लक्ष्यों को बांटते हैं। या हम कह सकते हैं दोस्तों कि सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठचर्या संभव नहीं है, या एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना असंभव है। तो प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, क्योंकि कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचि और कौशल समान नहीं हो सकते। मान लीजिए कोई भी बालक बालिका है पढ़ रहे हैं, उनकी जो योग्यता और रुचि में हो सकता है, लेकिन कौशल अलग होंगे। कौशल रुचि अगर समान है तो योग्यताएं अलग अलग होगी, यानी एक समान जो है बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, क्योंकि वह दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यता, रुचि तथा कौशल समान नहीं होते हैं। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन एक गणिका जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का शिक्षक भर्ती के चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। 25वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका फीडबैक करेंगे कि मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर क्रम किस क्रिया का अंग कहलाता है? तो ये दोस्तों हमारे विकास का क्रम कहलाता है, यह विकास का अंग कहलाता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की जो दिशा होती है वह किस पर होती है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है,
शारीरिक क्रियात्मक विकास, पहले शरीर की बात कर रहा है, अर्थात सिर से पैर तथा शरीर के मध्य की ओर होता है। यानी शारीरिक जो होता है वह सिर से पैर की ओर और क्रियात्मक जो होता है मध्य से बाहर की ओर होता है। अगला प्रश्न दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, विकास सिर से पैर की ओर होता है। यहाँ हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये जो सिद्धांत है यह सिरस्थ सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया है सुरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास जो है किस सिद्धांत का कारण होता है। देखिए आयु तो समान है लेकिन सामाजिक और मानसिक विकास में अंतर है। ये जो है किस विकास में सिद्धांत के कारण होता है। तो ये दोस्तों व्यक्तिगतता सिद्धांत, वह अपनी व्यक्तिगतता होती है। आयु समान है लेकिन सामाजिक और मानसिक विकास में अंतर है कि उनकी व्यक्तिगत जो विकास होती है अपनी अलग अलग, क्योंकि विकास जो है विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएँ पाई जाती हैं विकास पर, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और हैं, इनको भी कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को भी कंप्लीट करते हैं। आई होप बहुत बहुत धन्यवाद सभी का इस क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड करने के लिए। दोस्तों प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों होता है, क्योंकि सभी प्राइमरी लेवल के टीचर बनने जा रहे हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ बनने जा रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का आवश्यक क्यों होता है ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों ये जो होता है बच्चों के व्यवहारों को समझने की शिक्षक की सहायता करता है। मनोविज्ञान का ज्ञान जो होता है बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की जो है सहायता करता है, इसलिए बाल मनोविज्ञान आवश्यक होता है प्राइमरी लेवल के टीचरों के लिए, प्राथमिक शिक्षक अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए। 3वां प्रश्न है दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु होता है वह अच्छा शिक्षक होता है, बालक होता है, शिक्षण प्रक्रिया होती है या विद्यालय होता है। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु की बात करें, सभी को पता होगा कि बालक होता है। काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। तो ये रहे दोस्तों आज के क्लास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। 30 प्रश्नों में से आपने कितना यहाँ पे फीडबैक किया, 15+, 20+ या 25+, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। हर एक क्लास हर एक सेशन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो टारगेट है आउट ऑफ 150 में से 125+ प्राप्त करना है, इतना आसान नहीं है। हर एक क्लास अटेंड करते हैं, जैसे हमारा दोस्तों प्रत्येक क्लास 3 से 4 घंटा हमें समय लगता है। कोई भी ये क्लास करना आसान नहीं होता, आपके प्रिपरेशन के लिए भी आसान नहीं होता, इसलिए सिलेक्शन भी आसान नहीं है। इस तरह आपको आसान नहीं लेना है, लेकिन आप लगातार डेली क्लासेज अटेंड करते हैं, डेली 30 प्रश्न करते हैं और ऑल सब्जेक्ट की जो आपके महत्वपूर्ण 100 प्रश्न और बाल विकास का भी मैराथन क्लास हमने 500 क्वेश्चनों की है, उसको ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि यहाँ पे मनोविज्ञान, पेडागॉजी हर एक जो है आपके कंसेप्ट को कंबाइंड किया गया है। क्योंकि पेडागॉजी आपको सभी को पता है टोटल ऑल सब्जेक्टों में से 85 से 90 नंबर की पेडागॉजी आती है, शिक्षा शास्त्र आता है, इसलिए इस पर पकड़ बहुत ही ज़रूरी है सिलेक्शन के तौर पर। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।